हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे और अपन ने ऑर्गेनेलीज का पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती है और क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के फंक्शन होते हैं। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा था? तो अपन ने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी बॉडी, फिर उसके फंक्शन, और फिर लास्ट में पढ़ा था लाइसोसोम। ठीक है, तो अपन लाइसोसोम से कंप्लीट कर लिया था और अपन ने इन सबके सारे फंक्शन डिस्कस कर लिए थे। अपन इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो इस क्लास में अपना मेन एम रहेगा कि अपन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को डिस्कवर कर लें, डिस्कस कर लें और उसके सारे फंक्शंस देख लें, उसका स्ट्रक्चर देख लें, इन सबका मेन मेन पढ़ लें अपन। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, क्या क्या होता है? तो ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है ऐसा। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि क्या क्या है, ये सब क्या क्या है। तो अपन थोड़ा सा इसको हटा के पहले इसके सारे चीजें देख लेते हैं ना कि इसमें है क्या क्या। तो उसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, एक बार इसको यहाँ रखते हैं, बाद में वापस अच्छे से पढ़ेंगे। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, अब हम इसका फंक्शन देखना चाहते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट फंक्शन है, ये है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल है। मतलब सारी जो एनर्जी क्रिएट होती है, सारी जो पावर आती है ना ह्यूमन बॉडी में, वो सेल के अंदर से आती है। और सेल जो होता है उसका जो मेन कंपोनेंट है, जो पावर क्रिएट करता है, वो है अपन का माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसको बोलते हैं अपन पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम मैग्नीफाई कर देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट है पावर हाउस ऑफ द सेल, ये एक्ट करता है पावर हाउस ऑफ द सेल की तरह एक्ट। अब इसको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें डबल मेम्ब्रेन है। जैसे अपन ऐसे बोल रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनेली है, ये एक ऑर्गेनेली है, एक और इसमें एक और लेयर है, ये इसकी सेकंड लेयर है। पर सेकंड लेयर है ना, वो ऐसे फोल्ड हुई हुई है, ऐसे आपस में ही ऐसे फोल्ड हुई हुई है। सेकंड लेयर जो है ना, फोल्डेड है। तो ये डबल मेम्ब्रेन की लेयर है। अपन के ह्यूमन सेल में ऐसी कुछ ही ऐसे ऑर्गेनेलीज होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे का ह्यूमन में तो क्या, प्लांट प्लांट में जब प्लास्टिड एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। और अपन का ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो कुछ ही ऑर्गेनेलीज होती है जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। तो अपन को पता चला कि ये डबल मेम्ब्रेन वाला है। तो ये इट हैज टू मेम्ब्रेन, इट हैज डबल मेम्ब्रेन लिख देता है, हैज डबल मेम्ब्रेन। अब फर्स्ट मेम्ब्रेन पोरस होती है, जो चीजों को अलाउ करती है अंदर बाहर आने के लिए। और जो सेकंड मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है। फोल्डेड क्यों होती है? वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर वो पूरी बाउंड्री पे होती तो कम सरफेस एरिया होता। फोल्डेड, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो एटीपी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। एटीपी का जो रिएक्शन रिएक्शन होगा ना, उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ गया तो उसका ज्यादा प्रोडक्शन होगा ना। एटीपी को रिएक्शन के लिए उसने फोल्डेड बनाया। ये जो भी फोर्स दिख रहा है ना, ये इसकी सेकंड मेम्ब्रेन है। तो सेकंड मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड होती है। थर्ड पॉइंट लिख देते हैं, सेकंड मेम्ब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन है, मतलब एक तरीके से सेकंड मेम्ब्रेन इज फोल्डेड फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो इसकी सेकंड मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड होती है। अब एक और चीज, ऐसी मतलब बहुत कम ऑर्गेनेलीज होती है जिसका खुद का डीएनए होता है, जिसमें खुद में डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वाली ऑर्गेनेली इसका खुद का डीएनए है, जिसमें खुद में डीएनए प्रेजेंट है और इसमें खुद में प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट्स भी है, मतलब इसमें राइबोसोम्स भी है। ठीक है, तो कुछ ही ऑर्गेनेलीज होती है जिसमें राइबोसोम्स और डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये ऑर्गेनेली एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स है। तो अपन ऐसा लिख देते हैं पॉइंट बना के, इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड इट्स राइबोसोम्स। तो ये पूरा इसका मेन मेन पार्ट है। अब अपन आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। ये अपन को उसको पूरा मेन मेन पता चल गया कि डीएनए क्या क्या होता है ना, मतलब इसमें खुद का डीएनए होता है, इसकी खुद की राइबोसोम्स है, इसके काम क्या है, पावर ऑफ द सेल है, या डबल मेम्ब्रेन होती है, सेकंड मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। ये अब आ जाओ उसके फर्स्ट पे। ये जो आउटर लेयर दिख रही है ना ग्रीन वाली, ये इसकी फर्स्ट मेम्ब्रेन है, जो उसकी एक मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर जाता है तो सेकंड लेयर जो है ना, ये व्हाइट वाले दिख रहे हैं ऐसे फोल्ड हुए हैं, है ना, जो व्हाइट वाले से फोल्ड हुआ है, ये इसकी सेकंड मेम्ब्रेन है। सेकंड मेम्ब्रेन फोल्डेड क्यों है? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज करवा रही है। तो इसके आगे सेकंड मेम्ब्रेन,
ये जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस दिख रहा है बीच में, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वो आ गया मैट्रिक्स। और ये जो फोल्ड्स है ना, इन फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, ये जो फोल्ड्स है ना सेकंड मेम्ब्रेन में, उसको बोलते हैं अपन क्रिस्टे। तो अपन को पूरा पता चल गया। तो एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन होगी, एक क्रिस्टे होगा। मैट्रिक्स क्या होती है, जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, और इसका खुद का डीएनए होता है, यहाँ पे डीएनए लिखा हुआ है। और ये राइबोसोम, जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, रेड डॉट्स हैं, उसके राइबोसोम। अब स्क्रीन पे क्लियरली नहीं दिख रहे होंगे, तो उसको अपन थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है क्रिस्टे, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्रिस्टे ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसको रहने ही देता है। आउटर मेम्ब्रेन को क्या ही इंपॉर्टेंस है। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। फिर इसका डीएनए, ये इसका डीएनए है। डीएनए, इसमें डीएनए होता है। मैट्रिक्स जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, तो ये मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, मतलब दो मेम्ब्रेन्स होती है ना, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। फोल्ड्स आ गए और आउटर मेम्ब्रेन आ गए, उसके तरीके से उसमें एक स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं। फिर ये राइबोसोम्स, राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग में हेल्प करती है ना। अगर इसके पास में राइबोसोम्स है तो इस खुद का प्रोटीन भी बना सकता है। और फिर बस यही सब मेन मेन थे। तो अपन को इसके मेन मेन पार्ट्स पता होने चाहिए। मैट्रिक्स क्या होती है, क्रिस्टे क्या होता है, और दो मेम्ब्रेन्स होती है, दोनों में से कौन सी फोल्डेड होती है, और उसमें फोल्डेड का रीजन क्या है। तो वो एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होती है ताकि बायोलॉजिकल रिएक्शंस इजीली हो पाए। और बायोलॉजिकल रिएक्शंस इजीली हो पाएंगे तो फिर क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो अब अपन आते हैं इसके मेन पार्ट पे। एटीपी का प्रोडक्शन होता है ना इसमें, तो चलो एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है। क्या होता है, रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन। ये थोड़ा हायर क्लासेस का है, पर अपन को थोड़ा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अपन एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये देखें, और जो थोड़ा बहुत बोर्ड्स के लिए भी हमको थोड़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी ना, तो अपन इसको देखते हैं क्या होता है। अपन खाते हैं खाना, खाने में होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। ये जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं ना, गैस, उसकी प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है CO2 में, H2O में। और इसके ब्रेकिंग की वजह से बहुत सारी एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, एटीपी। अब ये पूरा जो प्रोसेस है ना, वो एक स्टेप में नहीं हो रहा है, बस को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक स्टेप में लिखा है। ऐसा क्या होता है, इसमें पहले ब्रेकडाउन होता है पायरूवेट में, फिर और ब्रेकडाउन होता है, क्रैब साइकिल होती है, और ये सब होता है। तो मैंने इतना सब कुछ नहीं बताया क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। तो मैंने सिर्फ ये इतना देखा कि CO2 H2O और एनर्जी बनी एटीपी के फॉर्म में। अब एटीपी क्या है, तो एटीपी क्या है, वो एनर्जी के पैकेट है। एनर्जी के पैकेट क्या होते हैं, जैसे मैंने ऐसे बोला कि मैं एक बहुत लंबा ट्रैवलिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं हिमालय पे जा रहा हूँ, उसमें रोड ट्रिप कर रहा हूँ बाइक पे, और मुझे एक रेस्टोरेंट ऑफर कर रहा है कि आप यहाँ बैठ के ही खाना खाओगे, तो आपको खाना मिलेगा, आपको पैक करके नहीं दे सकते। तो मैंने उस रेस्टोरेंट को प्रेफर नहीं करा क्योंकि मुझे पैक करके नहीं मिल रहा था। फिर मैं दूसरे रेस्टोरेंट पे गया, उसने क्या बोला, हम आपको पैक करके दे देंगे, आप अपने रोड पर कहीं पे बैठ के खा लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये सही है। तो मैंने उसका पैकेट ले लिया। अब मेरे को जहाँ भूख लगी ना, तब मैंने वो पैकेट खोला और खाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक एनर्जी पैकेट मिल गया मुझे। एनर्जी पैकेट मिला जब मुझे रिक्वायरमेंट थी, तब मैंने उसको ब्रेक करा, उसको मैंने पूरा फाड़ा, उसको मैंने आराम से खा लिया। लेकिन जो पहले वाला रेस्टोरेंट था वो क्या करता, अभी कभी खा लो। ठीक है, तो यही है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, अपन एटीपी से डिराइव कर सकते हैं। एटीपी क्या है, एक पैकेट है, वो फूड का जो पैकेट होता है ना, वो है। जैसे मैं बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो क्या होगा, बहुत सारे एटीपी मेरे अंदर वैसे ही स्टोर्ड है, तो सारे एटीपी ब्रेक होने लगेंगे और मुझे एनर्जी मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी का पैकेट होता है वो। ठीक है, और ये एनर्जी से ही बनता है। तो ये होता है पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का काम। एटीपी जो बनता है ना, वो कौन बनाता है, वो बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एनर्जी का पैकेट है। और एटीपी का फुल फॉर्म अपन ने कल डिस्कस करा था, एक बार यहाँ लिख देते हैं। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो ये है अपन के एटीपी का फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, ये पैकेट होता है, एनर्जी का पैकेट होता है। रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस आ गया, और ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है एटीपी बनाने में। तो अपन को पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, ये भी पता होना चाहिए। उसके खुद के राइबोसोम होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्रिस्टे क्या होता है, वो जो आउटर फोल्डिंग्स होती है ना, उसको अपन क्रिस्टे बोलते हैं, जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है।
और मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैट्रिक्स जो है वो है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जहाँ पे ऑक्सी ऑस्मोसिस और ये सब प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अपन को ये वर्ड नहीं पता होना चाहिए थे। अब एक बार क्रिस्टे को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ये नीचे आ रहा है, क्या पता किसी को नहीं दिख रहा हो। ठीक है, ये है क्रिस्टे, ये जो डॉटेड है ये है क्रिस्टल जो फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा अपन ने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, इसके अपन ने सारे फंक्शंस देख लिए। अब अपन आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनेल है, कोई कोई देख के पहचान क्या होगा, ये क्लोरोप्लास्ट है। वैसे अपन प्लास्टिड्स पढ़ रहे हैं तो डायग्राम में काफी अच्छे से लेबलिंग होती है, तो अपन ने पहले ये ले लिया। इसको एक बार छोटा कर देते हैं क्योंकि अभी इसका कोई रोल है नहीं, तो चलिए वहां। ठीक है, अब अपन आ रहे हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली पे, वो है प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड क्या होती है, वो पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स होते हैं, कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं और कभी कभार कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं। अब कलरफुल पिगमेंट्स है, अपन ह्यूमन तो कलरफुल नहीं होते, तो प्लास्टिड्स मेनली किससे रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है। उसमें कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे ग्रीन हो गया, रेड भी हो गया, ब्राउन भी हो गया, तो उसमें प्लांट्स में कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन में नहीं होते। तो प्लास्टिड्स जो है वो ह्यूमन में नहीं होती है। एक जैसे अपन ने डाइवर्सिटी जब पढ़ेंगे ना, उसमें एक यूग्लेना आएगा, एक कैटेगरी आएगी ह्यूमन की। ह्यूमन की क्या मतलब, एनिमल सेल की। तो एक यूग्लेना एक एक्सेप्शन है जिसमें प्लास्टिड्स होते हैं। वो ह्यूमन नहीं है, वो एनिमल सेल है एक, जो अलग कैटेगरी में एनिमल किंगडम में एक पार्ट है। ठीक है, तो उसमें प्लास्टिड्स होते हैं। तो एक एक्सेप्शन है, बाकी कोई भी वर्टिब्रेट में या ह्यूमन बीइंग में कभी प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते। तो प्लास्टिड्स किससे रिलेटेड है, सिर्फ प्लांट सेल से। अब प्लास्टिड्स होते हैं क्या है, कलरफुल पिगमेंट्स। कलरफुल पिगमेंट्स और कलरलेस पिगमेंट्स, तो उसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं ना, या तो ये कलरफुल होंगे या फिर ये कलरलेस होंगे, या फिर ये कलरलेस होंगे। अगर ये कलरफुल है, ठीक है, कलरफुल अगर ये है, तो उस वाली प्लास्टिड को क्या बोलेंगे, तो उस वाली प्लास्टिड को बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और अगर ये कलरलेस है तो इनको बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट अपन की एनसीईआरटी में है। अब कलरफुल है तो इसका मतलब ये क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा। कलरफुल कैसे, ग्रीन कलर का कलर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो अगर ग्रीन कलर की प्लास्टिड है तो उस वाले क्रोमोप्लास्ट को बोल देंगे क्लोरोप्लास्ट। वैसे क्लोरोप्लास्ट को अलग कैटेगरी में भी रख दिया है किसी किसी बुक में, पर अलग कैटेगरी का रखने का मतलब नहीं है ना। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल है, ग्रीन कलर का होगा तो क्लोरोप्लास्ट बोल देंगे, और अगर रेड कलर का होगा तो रोडोप्लास्ट बोल देंगे। ठीक है, ऐसे और भी होते हैं ब्राउन कलर के भी, इनके अलग अलग नाम है, पर रेड वाला अपन के कोर्स में नहीं, तो उसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। आप मेनली ग्रीन वाला पे ध्यान देना, ग्रीन वाला होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अपन को फ्लो चार्ट को थोड़ा अच्छे से बनाना है। तो ये आ गया प्लास्टिड। अब प्लास्टिड ग्रीन कलर का पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल कैरी करता है, और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है। तो प्लास्टिड का एक सबसे बड़ा फंक्शन आ गया, ये फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा क्या काम है, तो इसके अलावा कुछ बड़ा काम नहीं है, वो स्टोरेज का हेल्प करता है। फैट्स को स्टोर करती है, वाटर को स्टोर करती है, इन सब की स्टोरेज में हेल्प करती है। तो इन द स्टोरेज ऑफ फैट्स, वाटर एंड प्रोटीन इट ऑल्सो हेल्प्स। ठीक है, स्टोरेज। ठीक है, तो ये अपन को मेन मेन चीजें आ गई, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट वाला पूरा अच्छे से। अब अपन आते हैं स्ट्रक्चर पे। प्लास्टिड जो है ना, वो भी एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें डबल लेयर होती है। ठीक है, तो ये डबल मेम्ब्रेन वाली लेयर है। तो उसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है इसके पास भी। सेकंड प्रॉपर्टी पे आता है, सेकंड प्रॉपर्टी वही, इसके भी खुद के डीएनए होते हैं, तो इट हैज इट्स ओन डीएनए। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी लगा दो, ये इसके डीएनए। ठीक है, तो ये आ गया इसका डीएनए, ओन डीएनए एंड राइबोसोम। डीएनए होगा तो राइबोसोम भी होंगे। ठीक है, तो ये प्लास्टिड का प्रॉपर्टी आ गया दूसरा, ओन डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, और अपने बाकी सब इधर देख लिया कि ये क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, कैसे कैसे क्लासीफाई हुई हुई है। एक तो डबल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती है, और इसके अलावा दो कलर अलग अलग कलर की होती है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। कलरफुल होगी तो क्रोमोप्लास्ट, और कलरलेस होगी तो ल्यूकोप्लास्ट। तो ये पूरा अपन को अच्छे से आ गया। फैट स्टोर करती है, वाटर और प्रोटीन स्टोर करती है, और मेनली
फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। तो अपन को जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ना उसी को पढ़ते हैं। तो ये किसका है? ये प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट वाली। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे अब बड़ा करेंगे तो ठीक है, तो अपन इसको यहीं से पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या होता है, कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं इसमें। एक तो स्ट्रोमा है, थाइलाकॉइड है, ग्रेनम है, इसके पार्ट्स हैं। कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं एक बार पढ़ लेते हैं। ये देखो ऐसी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये रिंग है, फिर इसके ऊपर रिंग है, फिर इसके ऊपर रिंग है, बहुत टाइटली पैक्ड है। तो जो अकेली रिंग है ना उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड, अकेली रिंग थाइलाकॉइड। ठीक है, और थाइलाकॉइड से टाइटली पैक्ड है, उस पूरे को एक साथ स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ग्रेनम। ठीक है, तो थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, इसको बोल देंगे ग्रेनम। ठीक है, ये क्यों होती है? क्योंकि इसमें पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसके ऊपर इतनी सारे होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, लगभग माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही स्ट्रक्चर है। फिर ग्रेनम हो गया, थाइलाकॉइड हो गया। थाइलाकॉइड क्या होता है? ऐसे बहुत सारे ग्रेनम होते हैं, तो ग्रेनम को ग्रेनम से कनेक्ट कौन करता है? लैमेला। ठीक है, लैमेला एक बार इनको लिख देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को नहीं दिख रहा होगा। ये है ग्रेनम, ठीक है, ये ग्रेनम, और ये है लैमेला। ठीक है, लैमेला। इनर मेम्ब्रेन को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इतनी है नहीं कुछ काम की। दो मेम्ब्रेन होती है ना, डबल मेम्ब्रेन है ये भी। तो ये एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, उसको भी अपन नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। एक स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या होती है? वो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो पूरा फिल होता है इसमें। स्ट्रोमा में ही सारे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं, तो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरीके से मैट्रिक्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होती थी ना, तरीके से मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसको ऊपर लिख देते हैं स्ट्रोमा, अच्छे से लिख देता हूँ ऊपर में। तो ये है स्ट्रोमा। फिर आता है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड ये रहा, थाइलाकॉइड। ठीक है, इसके खुद के डीएनए होंगे, इसके खुद के राइबोसोम होंगे, तो वो अपने लिख दिया। तो ये इसके मेन पार्ट है, ग्रेनम, थाइलाकॉइड, लैमेला, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा। तो अपन को क्लोरोप्लास्ट कभी पूछेंगे तो अपन को ये चीजें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात लगी नहीं। प्लास्टिड जो होते हैं सिर्फ प्लांट की प्रॉपर्टी है, ह्यूमन में होते भी नहीं है, तो इसकी ज्यादा कुछ इतना वो है नहीं। पर प्लांट में ही काफी हेल्पफुल है क्योंकि इसी से पूरा फोटोसिंथेसिस होता है, इसी से काफी ज्यादा स्टोरेज होती है, यही पूरा कलर देता है प्लांट को, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लास्टिड पूरा हो गया। अब अपन आते हैं अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनेली पे, जो लास्ट ऑर्गेनेली है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सी ऑर्गेनेली है? वो है वैक्यूल। वैक्यूल, ठीक है। तो वैक्यूल क्या है? वैक्यूल सबसे पहले अलग अलग है। जैसे ह्यूमन में है ना, जैसे एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल, ये उसका न्यूक्लियस, ये उसकी मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या होती है? ऐसे होती है, छोटे छोटे होल्स हैं, ऐसे ऐसे ये पोर्स टाइप होल्स है। और ये एनिमल सेल में अलग है और प्लांट सेल में अलग है। प्लांट सेल में देखो क्या होता है, ये प्लांट सेल है। ठीक है, इस पर डबल मेम्ब्रेन होगी क्योंकि सेल वॉल भी है, ये आगे इसकी सेल वॉल, ऐसे करके कुछ है। अब वैक्यूल जो है वो इतनी बड़ी है, ठीक है, पूरा 90% एरिया इसका वैक्यूल घेर लेती है। बाकी ऑर्गेनेली जैसे न्यूक्लियस ऐसे साइड में पड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे साइड में पड़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके ऐसे साइड में पड़ा है, यूं गोल्गी बॉडीज अलग पड़ी है। तो प्लांट में वैक्यूल जो होती है काफी बड़ा स्पेस लेती है, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स होती है इतना बड़ा स्पेस नहीं लेती। ठीक है, अब वैक्यूल होती क्या है, इसका काम क्या है? तो वैक्यूल का फंक्शन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो वैक्यूल क्या है? वैक्यूल एक तरीके से स्पेस ही है। ठीक है, स्पेस है जिसमें क्या होता है, जो भी ह्यूमन का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना, उसका थोड़ा बहुत जो वेस्ट है या फिर एक्स्ट्रा वाटर पड़ा है या जो भी चीजें, मतलब ऐसे प्रेशर क्रिएट करने के लिए, तो वो चीज है। तो वैक्यूल का मेन काम क्या है? टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस के लिए जो भी प्रेशर चाहिए ना, वाटर अगर इसमें होगा तो ये उससे हेल्प करती है, टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट काम तो इसका ये है। सेकंड काम क्या है? जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना, उसमें से कुछ टॉक्सिक या फिर बाय प्रोडक्ट निकला जो हार्मफुल है, उसको ये स्टोर कर लेगी। तो इट स्टोर्स हार्मफुल मेटाबॉलिक, जो भी अपन खाना वाना खाते हैं ना, उसमें वेस्ट जो बन रहा है, और जो सेल होगा, सेल के अंदर भी तो फूड का बना है, उसका जो वेस्ट होगा ये इसमें स्टोर हो जाएगा।
तो इट सोर्स हार्मफुल मेटाबॉलिक एक्टिविटी बाय प्रोडक्ट्स। बट ये जो काम होता है ये सिर्फ ये प्लांट में ही करती है, एनिमल सेल में इसकी इतनी जरूरत है नहीं, तो ये प्लांट सेल का ही फंक्शन है। इट स्टोर्स हार्मफुल मेटाबॉलिक एक्टिविटी बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स जैसे एंजाइम्स इसके अंदर काफी सारे होते हैं, तो वैक्यूल्स काफी हेल्प करती है, और एक्स्ट्रा जो भी बचता है सारा वेस्ट उसका वैक्यूल में चला जाता है। तो वैक्यूल एक तरीके से स्टोर रूम है। तो ये अपन का आ गया। अब वैक्यूल्स जो है ये प्लांट का ही, ठीक है, सेकंड वाला जो है वो प्लांट का ही है, उसको यूं लिख देते हैं और इसको हटा देते हैं। अब वैक्यूल्स जो है ना वो प्लांट में है ना वो तो परमानेंट रहेगी, जैसे जो मैच्योर प्लांट सेल होता है उसमें 90% जो स्पेस है वो वैक्यूल कवर करती है। पर अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है और बहुत स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, इट ऑक्यूपाइज वेरी स्मॉल स्पेस एंड दे आर टेम्परेरी इन एनिमल सेल। राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, बायो पढ़ रहे हैं तो राइटिंग अच्छी कैसे होगी। दे आर टेम्परेरी इन एनिमल सेल। ठीक है, तो इट ऑक्यूपाइज वेरी, बहुत ही ज्यादा गंदी लग रही है पर कोई नहीं, ठीक है। तो इट ऑक्यूपाइज वेरी स्मॉल स्पेस एंड दे आर टेम्परेरी इन एनिमल सेल। ठीक है, और जो दूसरे वाले हैं प्लांट सेल में ये टेम्परेरी नहीं होती है, परमानेंट होती है और काफी लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो ये भी अपन को आ गया। तो ये पूरा ही वैक्यूल का फंक्शन है। बस प्लांट सेल में बड़ा फंक्शन है क्योंकि वहां पे स्टोरेज में हेल्प करती है, और अपन के अंदर सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर और वाटर स्टोरेज में हेल्प करती है, और थोड़े बहुत बायो प्रोडक्ट्स स्टोर करती है, पर इतना अपन डिपेंड नहीं रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये पूरा आ गया। और अपन में एक जगह पे नहीं है, वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैक्यूल्स है ना, जैसे एनिमल सेल ये है तो यहाँ वैक्यूल, यहाँ वैक्यूल, यहाँ वैक्यूल, ऐसे है। और प्लांट सेल में क्या है, ऐसे सेंटर वैक्यूल। ठीक है, तो अपन क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें क्या है, पूरी सेंट्रल है। तो ठीक है, अपन को ये पूरी भी आ गई। वैक्यूल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है, इट हैज वन मेम्ब्रेन, इट हैज वन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अपन को ये पूरा आ गया वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है। तो मेनली अपन ने आज 3 ऑर्गेनेलिस पढ़ी। कौन कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड पढ़ा अपन ने क्लोरोप्लास्ट वाला जो मेनली क्या था, वो प्लास्टिड का पार्ट था, और थर्ड अपन ने पढ़ा वैक्यूल्स। ठीक है, अब अपन की सारी ऑर्गेनेलिस तो हो गई है। अब एक लास्ट पार्ट बचता है, इतना सब कुछ पढ़ लिया तो डिफरेंस बता दो डिफरेंस बता दो प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ठीक है, तो अपन वो करते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यहाँ लिख देते हैं प्लांट सेल, और कल अपन एग्जाम ये इनके डायग्राम्स अच्छे से लेबल करना देख लेंगे कि कैसे लेबलिंग होती है ना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आते हैं कि ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल एंड एक्सप्लेन एनी टू ऑर्गेनेलिज ऑफ इट। तो लेबल डायग्राम अपन को आना चाहिए, है ना। अभी अपन इसका डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस अपन को अच्छे से पता है कि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है और अपन के अंदर नहीं होती है। तो फर्स्ट डिफरेंस सेल वॉल वाला, तो फर्स्ट डिफरेंस अपन ने लिख दिया सेल वॉल, ठीक है, और इसमें एब्सेंट होती है सेल वॉल। सेकंड लिखते हैं, जो जो एब्सेंट वाली चीज है ना वो पहले लिख देते हैं। प्लांट सेल में कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं और अपन में नहीं होते हैं, तो दे हैव प्लास्टिड्स, बट अपन के अंदर वो एब्सेंट है। एब्सेंट होती है एक्सेप्ट यूग्लेना। यूग्लेना मतलब आप डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें प्रोटोजोआ पढ़ोगे तो उसमें एनिमल किंगडम में आता है वो, तो उसमें यूग्लेना है, तो उसके लिए अपन को लिखना पड़ता है, उसमें प्लास्टिड्स होते हैं। थर्ड लिखते हैं, वैक्यूल जो होती है सेंट्रल वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल and occupies 90% space, ठीक है, occupies 90% space in mature cells, और इसमें वैक्यूल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेम्परेरी। वैक्यूल जो होती है वो इतनी है नहीं मेन रोल में, टेम्परेरी होती है। अब आता है अपन के फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है ना वो अपन ने मेनली इतना अच्छे से पढ़ा नहीं है, पर डायग्राम में उसका वर्ड देखा था। एक होते थे सेंट्रोजोम। कभी भी आप एनिमल सेल का लेबल डायग्राम देखोगे ना तो उसमें एक ऑर्गेनेली होती है सेंट्रोजोम। ठीक है, सेंट्रोजोम क्या होता है, जब अपन सेल डिवाइड होने वाला होता है ना तब सेल डिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं वो सेंट्रोजोम, उसी को मतलब बेस रखे स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और ये तो सेंट्रोजोम जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। तो सेंट्रोजोम एनिमल सेल में के डायग्राम में तो है,
सेंट्रोसोम, लेकिन प्लांट सेल के डायग्राम में नहीं है वो। तो सेंट्रोसोम आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स एंड सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल सेंट्रोसोम के साथ में सेंट्रियोल भी होता है, वो एक तरीके से सेल डिवीजन के लिए हेल्पफुल है ना। तो सेंट्रोसोम उसमें नहीं होता है, प्लांट में और अपन में होता है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट होते हैं। तो एक चीज में तो अपन जीते हैं कम से कम। ठीक है, मेनली इसके 4 पॉइंट्स हैं। कुछ एक और पॉइंट है जो इतना मतलब वो मेन इंपॉर्टेंस वाला नहीं है, वो क्या है कि प्लांट सेल की जो साइज होती है ना वो ह्यूमन सेल से ज्यादा होती है। ठीक है, तो द साइज ऑफ प्लांट सेल्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन द साइज ऑफ एनिमल सेल्स। ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं। यहाँ पे अपन 5th पॉइंट लिख देंगे, दे हैव बिगर साइज, और अपन इसमें लिख देंगे दे हैव स्मॉलर साइज। तो 5 पॉइंट्स मेन अपन ने डिस्कस करे, जो अपन ने लाइजोसोम्स या ऑर्गेनेलिस पढ़ी थी ना, उसके हिसाब से अपन ने उसको क्लासीफाई करा कि इसके मेनली 5 पॉइंट्स होते हैं डिफरेंशिएशन के। ठीक है, तो उसका अपन को पूरा आ चुका है। अब अपन देख लेते हैं कि अपन ने आज क्या क्या पढ़ा है ना। सबसे पहले अपन ने पावर हाउस ऑफ द सेल पढ़ लिया। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहीं से एनर्जी क्रिएट होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है, पैकेट है एनर्जी का, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसका खुद का डीएनए, इसका खुद का प्लास्टिड होता है। ठीक है, नहीं, इसका खुद का डीएनए और उसका खुद का राइबोसोम होता है। ये पूरा प्रोसेस पढ़ा अपन ने रेस्पिरेशन का, एटीपी का थोड़ा बहुत यूज देखा अपन ने। फिर अपन आए अपनी नेक्स्ट पे, ये अपन आ गए इस पे अपनी प्लास्टिड पे। प्लास्टिड 2 टाइप की होती है, क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब कलरफुल वाली, ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस वाली। क्रोमोप्लास्ट में अगर ग्रीन कलर वाली तो क्लोरोप्लास्ट, ऐसे अलग अलग कलर होते हैं, रेड, ब्राउन, इनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट मतलब जो कलरलेस है। प्लास्टिड्स का मेन काम होता है फैट्स, वाटर, प्रोटीन को स्टोर करना, और एक और काम होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है और इसका खुद का डीएनए, इट हैज इट्स ओवन डीएनए एंड इट हैज इट्स ओवन राइबोसोम। ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर था, स्ट्रोमा क्या होता था, मैट्रिक्स होती थी जहाँ पे सारे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। थाइलाकॉइड एक अकेली रिंग, थाइलाकॉइड पूरे एक साथ पैक होके ग्रेनम बनाते थे, और लेमेला जो ग्रेनम को ज्वाइन करता था। 2 मेम्ब्रेन होती थी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर अपन और आ गया है, फिर अपन ने पढ़ा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का एनिमल सेल में इतना रोल नहीं है, क्योंकि वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करती है वाटर के इनटेक और आउटटेक से। लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करती है। ठीक है, तो वो और उसकी 1 मेम्ब्रेन होती है। और फिर लास्ट में पढ़ा अपन ने डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, तो अपन को ये सब पूरा आ गया। अब अपन कल की क्लास में क्या करेंगे, एनिमल सेल और प्लांट सेल का लेबल डायग्राम देखेंगे, उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन। और उसके बाद में सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, क्रोमोसोम्स कैसे डिवाइड होते होंगे, ये सब के बारे में। ठीक है, तो कल अपन वापस मिलते हैं और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा कल। तो कल लास्ट क्लास होगी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर की। अगर चैप्टर पूरा खत्म हो गया तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे, जिससे अपन को थोड़ा बहुत मेन आइडिया आ जाए कि एनसीईआरटी कैसे क्वेश्चंस आस्क हो रहे हैं। जैसे अपन ने पूरा चैप्टर तो पढ़ ही लिया ना, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। मुझे लग रहा है कि सही लगा होगा सेशन, आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। ठीक है।